दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया, जस्ट 4 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है। निफ्टी बैंक भी कुछ खास नहीं था, मिड कैप भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल था। स्मॉल कैप में थोड़ी सी जान थी, 65 पॉइंट्स ऊपर आके बंद हुआ। बाकी कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो आधी कंपनीज प्लस में और आधी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे भी हाफ हाफ सिचुएशन देखने को मिलेगी। मीडिया, मेटल, एनर्जी ने काफ़ी सही परफॉर्म किया बाकियों के कंपैरिजन में, बट ये जो कैटेगरीज है, सेक्टर्स है, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कम वेटेज के साथ में होते हैं। तो जो ज़्यादा वेटेज के साथ में होते हैं उन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया, जिसमें आईटी हम बोल सकते हैं, कुछ बैंक्स हम बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट नहीं कर पाए हो। साथ में हम ये देखते हैं कि आज के दिन क्यों मार्केट ने इस तरह से परफॉर्म किया। अब देखिए, पहले टेक्निकल्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं रिवर्सल किस तरह से देखते हैं। जब कोई रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसको इस तरह का रेसिस्टेंस, जो स्टॉक गिरता है, निफ्टी गिरता है, उसके बाद में जब रिवर्सल का जो रेसिस्टेंस होता है वो ब्रेक होता है तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। उसके बाद में तेजी बनी, आज के दिन वो तेजी टिक नहीं पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट तो ऊपर गया था, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग के पीछे का रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी के समय पोजीशन बनाने की कोशिश करें अगली अर्निंग्स के लिए। यानी Q3 के नंबर्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे हो सकता है कुछ कंपनीज की एक्सपेक्टेशन अच्छी हो, कुछ कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस खराब हो, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स अभी के समय अपनी पोजीशन बना रहे हैं। साथ में रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज है वो हाई है। जनवरी की मीटिंग में रेट कट हो सकता है, तो ये काफ़ी बुलिश पॉइंट है। क्या निफ्टी वापस से रिवर्सल दे चुका है क्या नीचे जाने के लिए? तो वो कैसे देख सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा पिछला जो लो है उसको क्या निफ्टी ने तोड़ा क्या। वैसा कुछ नहीं है, तो टेक्निकल्स के माध्यम से हम ये बोल सकते हैं निफ्टी अभी भी रिवर्सल देकर बुलिश मोड में है और अपने रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। आगे चलते दोस्तों, कुछ कंपनीज को लेकर कुछ खबरें देखते हैं और साथ में हम कुछ ईटीएफ्स को लेकर भी बातचीत करेंगे, स्टॉक्स को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, 1% के साथ में बीएससी का स्टॉक आज नीचे गिरा और ये एक सीखने वाला पॉइंट है। आपको याद होगा 22 तारीख को एक न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें हमने देखा था कि कंपनी प्लान कर रही है मंथली इंडेक्स ऑप्शन के लिए। अब ये जो न्यूज़ थी, ये जो सोर्स है वो बीबीजी है, यानी कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। एक रेटिंग एजेंसी को उड़ती उड़ती खबर मिली और उसने वो छाप दिया। अब उसके बेसिस पे स्टॉक ने परफॉर्म किया था। साथ में भी आप देखोगे तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि 11 बजे के आसपास बीएससी खुद बोलता है आज के दिन कि जो भी आपने न्यूज़ पढ़ी है, सुनी है, उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, कंपनी अवेयर नहीं है इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ में। कंपनी को कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे कंपनी ने सीधा बोल दिया कि कंपनी अनअवेयर है और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए अनाउंसमेंट कंपनी ने नहीं किया है। बीएससी मतलब आप ये बोल सकते हैं इनसाइडर ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो चुका है। कभी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कुछ न्यूज़ आती है कि वीकली एक्सपायरी हटा देंगे, लगा देंगे, कभी मंथली एक्सपायरी को लेकर कुछ न्यूज़ आती है, तो उसके बेसिस पे स्टॉक परफॉर्म करता रहता है। बाकी टेक्निकल्स आपको बताइए, यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, उसी को सपोर्ट लिया, ये रेसिस्टेंस है, तो इसके बीच में छोटा सा गैप है। अगर मार्केट अच्छा करता है यानी निफ्टी अच्छा करता है तो इन जो कंपनीज, जो मार्केट को लेकर जो कंपनीज होती है जिसमें इंडेक्स आता है, जिसमें बीएससी क्या है, डिपोजिटरीज आती है जिसमें सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, म्यूचुअल फंड कंपनीज, कैम्स, इस तरह की जो कंपनीज होती है वो मार्केट के साथ चलती है। मार्केट अच्छा करेगा तो वो कंपनीज के स्टॉक अच्छा करते हैं, अदरवाइज उल्टा होता है। यहाँ पे काफ़ी हम बोल सकते हैं काफ़ी सारी न्यूज़ का फ्लो है जिसकी वजह से ट्रेडर इन्वेस्टर ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसी कैटेगरी में कौन कौन सी और कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है अगर मार्केट अच्छा करे तो। कंपनी का नाम है सीडीएसएल। स्टॉक ने आज कुछ खास नहीं करा, 66 का पी है, तो ये बस एक पॉइंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये महंगा दिखता है, यानी 50 के अबव वैल्यूएशन, तो उसके हिसाब से थोड़ा महंगा है। रिजल्ट इसके कैसे गए, तो पिछले 3 क्वार्टर एक्सपेक्टेशंस को मिस करते हुए गए थे। लेकिन इस तरह की जो भी कंपनीज होती है उसमें कंपनी कोई भी गाइडेंस नहीं देती है, कंपनी गाइडेंस दे ही नहीं सकती है क्योंकि कंपनी को नहीं पता है कि मार्केट कैसा करेगा। लेकिन अगर आईपीओज ज़्यादा आते हैं, मार्केट अच्छा करता है, तो इन कंपनीज की कमाई भी काफ़ी अच्छी होती है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी किस तरह से चलेगी, मार्केट किस तरह से चलेगा, वो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्निकल्स को देख लेते हैं। फिलहाल ये जो कंपनी है इसका स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। सीखने के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि बाय सेल आपको करना है,
जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से देख सकते हैं और मार्केट के अंदर कौन सी न्यूज़ प्ले कर रही है। सो यहाँ पे सपोर्ट लिया कंपनी के स्टॉक ने, थोड़ा सा चला, यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा चला, डे चार्ट है इसलिए हम थोड़ा ही बोलेंगे इसको क्योंकि 10% का गैप है जस्ट। उसके बाद में वापस से सपोर्ट लिया, एक बेस बनाने की कोशिश की, अगर बाजार का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं 10% का है, देखते हैं यहाँ तक पहुंचेगा या फिर नहीं। इसके बाद में एक और कंपनी है जिसका नाम है NSTL, इसी के साथ की कंपनी है, डुओपोली है मार्केट के अंदर, एक तो ये कंपनी है और एक CDSL है। इसकी लिस्टिंग के अंदर काफ़ी सारी हाइप क्रिएट हुई थी, स्टॉक ने आई थिंक अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे GMP के हिसाब से, बट उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। 58 का P रेशो है। अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखोगे कि किस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है, CDSL में ज़्यादा ग्रोथ है या फिर NSTL में ज़्यादा ग्रोथ है, तो CDSL की ग्रोथ NSTL से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के बीच में ज़्यादा कुछ खास गैप नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशंस है। तो लिस्टिंग थी, उसके बाद में काफ़ी चला स्टॉक, एक और ब्रेकआउट करने की कोशिश की स्टॉक ने बट वो कर नहीं पाया, स्टॉक अपने सपोर्ट पाता है, वहाँ पे भी मैनेज नहीं हो पाया, उसके बाद में ब्रेकडाउन करता है, उसी सपोर्ट को रेसिस्टेंस लेता है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। सो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा जब तक हम इसको एक स्विंग पैटर्न नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया लेकिन स्टॉक वापस नीचे गया, अपने उसी सपोर्ट पर टिका हुआ है, तो हम इसको अब डाउन ट्रेंड भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टॉक अब आ चुका है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में, साइडवेज कैटेगरी में हम इसको ले सकते हैं। सो मार्केट का सपोर्ट मिलता है, CDSL को सपोर्ट मिलता है, NSDL को मिलता है। सो गैप कितना है अपने रेसिस्टेंस में, 8% का है। अभी फिलहाल इस रेसिस्टेंस के लिए इन्वेस्टर नहीं देखेगा क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो इसमें गैप है 8% का, वहाँ पे 10% का गैप देखने को मिल रहा है। इसके बाद में देखिए रेलवे कंपनी के स्टॉक्स ने भी आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कल के दिन हमने कुछ न्यूज़ डिस्कस की थी और आज के दिन भी वही न्यूज़ प्ले कर रही है। आप देख सकते हैं इरकॉन ने अच्छी तेजी दिखाई, 7% का जंप है, साथ में रेलटेल को देख सकते हैं 5% की तेजी है, RVNL ने 3% की तेजी दिखाई, राइट्स ने 4% की तेजी, IRFC ने 4% की तेजी दिखाई, जुपिटर वैगन 8% की तेजी बनी है क्योंकि इस कंपनी के स्टॉक को प्रमोटर ने बाई किया था और 3 दिन के अंदर स्टॉक 32% चल चुका है। 135 करोड़ के स्टॉक लिए और लेते ही प्रमोटर के पास में, अब वो कब लिए, वो एक्चुअली प्राइस क्या है वो हो सकता है थोड़े पहले लिए हो, लेकिन उस जैसे न्यूज़ आउट हुई उसके बाद में 32% स्टॉक चल गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने कल बातचीत की थी, टेक्निकल्स को भी देखा था, तो कल की वीडियो को आप देख लेना अगर आपने देखा नहीं है तो। सो न्यूज़ क्या है, कंपनीज के स्टॉक ने तेजी पकड़ी क्योंकि अब बजट 2026 फोकस में होने वाला है। पहले तो सरकार ने किराया बढ़ा दिया, सरकार को कम से कम 600 करोड़ का फायदा होगा। अब 600 करोड़ का फायदा सरकार क्या वापस से बजट 2026 में रेलवे कंपनीज को, सेक्टर्स को ही देगी या फिर नहीं, अपनी जेब में रखेगी या फिर इसी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी कैपेक्स के रूप में या नहीं, वो आपको पता चलेगा बजट 26 में। लेकिन बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि सरकार हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ करे क्योंकि पिछले 2 बजट के अंदर कुछ खास एलोकेशन में इंक्रीज देखने को नहीं मिला, तो चांसेस हैं कि इस बार कुछ करे सरकार, इस वजह से स्टॉक ऊपर गए हैं। सो कंपनीज के ऊपर तो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस कंपनी के नंबर्स कैसे गए, किस कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, टेक्निकल्स कैसे हैं, सो वो काम करने पड़ते हैं। अगर इन्वेस्टर को वो सब काम नहीं करना है तो इन्वेस्टर पूरे सेक्टर को खरीद लेता है ETF के थ्रू। आप देख सकते हैं आज के दिन इसमें भी बाइंग देखने को मिली है। सो 2% की तेजी बनी है। अब रेलवे कंपनीज के स्टॉक गिरेगा तो ये भी गिरेगा, स्टॉक चलेगा तो ये भी चलेगा, डिपेंड करता है कि बजट में क्या कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे एक रिवर्सल इसने दिया है, डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है वो इसने आज तोड़ी है। नियर बाय रेसिस्टेंस कहाँ पे है, 6% ऊपर है। उसके बाद में जो फाइनल रेसिस्टेंस है वो 26% ऊपर देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें। आपको क्या लग रहा है कि रेलवे कंपनीज का समय आ चुका है या फिर नहीं, चाहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों एक और कंपनी को देखते हैं, काफ़ी उठापटक हुई है पिछले 3 दिन में, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस या चोला फाइनेंस हम इसको बोल सकते हैं। 6% की तेजी बनी है आज के दिन इस कंपनी के स्टॉक में। 30 का पी है जो कि 35 से कम है क्योंकि इस कंपनी की जो Q2 था उसमें जो गाइडेंस है Q3 Q4 के लिए वो कुछ खास नहीं थी। कंपनी ने बोला है कि कुछ खास
कमाई नहीं कर पाएंगे हम, तो उसके बेसिस पे स्टॉक इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, उसको 35 या जो भी 36 की वैल्यूशन नहीं मिल पा रही है। ये आप देख सकते हैं नंबर्स में, अगर हम देखें तो 4% के साथ में ईपीएस मिस, 5% के साथ में ईपीएस मिस। अब देखिए स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है कि एक रिपोर्ट आई थी, ये संस्था है, उजागर करती है चीज़ों को, पर्दाफाश करती है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे आप विसल ब्लोअर की न्यूज़ आती है जिसमें कंपनी का इंटरनल कोई आदमी, कोई एम्प्लॉय ही कंपनी के बारे में बता देता है कि कंपनी ये गलत कर रही है। हिंडनबर्ग, इस तरह की संस्थाएं होती हैं, उसी तरह से कोबरा पोस्ट है। अब इसने क्या किया है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या आरोप लगे हैं चोला फाइनेंस के ऊपर। सो 3-4 आरोप हैं, जिसके अंदर जो पहला आरोप है वो ये है कि कंपनी डील कर रही है अपने ही ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में। यानी जो कंपनी का ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, तो आपस में ही कंपनी डील कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से कंपनी दिखा देती है कि हमारी तो सेल्स इतनी हो गई, हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, और स्टॉक का प्राइस ऊपर चल जाता है। सो ये एक आरोप है जिसके अंदर 1000 करोड़ की यहाँ पे बात की गई है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपीस का आरोप लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही लार्ज कैश डिपॉजिट कंपनी ने किया है। सो डाउट्स आ रहे हैं कितना पैसा आया कहाँ से, ये दूसरी गलती है कंपनी की जो आरोप में है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड के पैसे कहाँ से आए, वो अनक्लियर है और क्वेश्चनेबल है। चौथी गलती या जो आरोप है वो ये है कि कंपनी लूप होल का यूज कर रही है। कोई भी रूल होता है, कोई भी कानून होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लूप होल्स निकलते हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकलती हैं, उसको यूज कर सकते हैं। टेक्निकली कंपनी कानून को फॉलो कर रही है, बट वैसे अगर हम देखें तो ये गलत बात है, क्योंकि लूप होल का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखते हैं इस पोस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा आरबीआई के ऊपर, आरबीआई कुछ एक्शन लेता है या फिर नहीं। बाकी कंपनी ने तो बोल दिया कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, जो भी रिपोर्ट आपने पढ़ी है देखी है वो सब बेसलेस है। साथ में गाइडेंस के अंदर कोई रिवीजन नहीं है, यानी जैसी गाइडेंस पहले दी थी वही गाइडेंस अभी कंपनी ने दी है। सो इसकी वजह से स्टॉक ने आज तेजी पकड़ी। टेक्निकल्स को देखें तो वीकली चार्ट आपके सामने है, कुछ टाइम से हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस से गिरावट हो जाती है। डे चार्ट के अंदर हम देखें तो पिछले 3 दिन की जो गिरावट थी आज तेजी में कन्वर्ट हुई है। सो गाइडेंस सेम है। देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं कंपनी के। बाकी ये न्यूज़ अभी के समय इस कंपनी के स्टॉक में प्ले हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।